आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण प्रश्न को संग्रहित किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, इसको करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। तो पहला सवाल आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। विकल्प है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी और BRV राव। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी किनके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया, 1886 ईस्वी में। अब देखिए, जब दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय वो उन्होंने प्राप्त किया था 20 रुपया। प्रति व्यक्ति आय कितना प्राप्त किया था उन्होंने, 20 रुपया। क्लियर है, कब, 1886 ईस्वी में। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय को हम समझ लेते हैं। जैसे मान के चले हमारे फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 परिवार है, 10 व्यक्ति हैं। और होता क्या है ना कि इसमें कमाने वाले कितने हैं, मान के चलिए 5। इसमें औसत निकाला जाता है। जैसे 5 वो काम कर रहे हैं, 5 वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ उनका इनकम नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, कितना, 10,000, तो 5 व्यक्ति कितने हो गए, 50,000। अब यह जो पूछा जाएगा कि इस फैमिली यानी 10 व्यक्ति जिस परिवार में हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि 5 व्यक्ति तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब आय निकलेगा तो जो व्यक्ति नहीं भी काम कर रहे उसकी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। यानी जो हमारी आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 50,000, उसमें हम क्या करेंगे, 10 है व्यक्ति, 10 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितने हो गए, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय। तो सेम चीज उन्होंने किया था कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि इस देश से में जो आय हो रही थी उस आय को क्या किया उन्होंने, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया। देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद क्या प्राप्त हो गया, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय कितना ज्ञात हुआ था उन्हें, 20 रुपए। क्लियर है। चलिए अब दादा भाई नौरोजी से कुछ संबंधित और प्रश्न देख लेते हैं। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष पूछा जाए सवाल कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। और देखिए, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे उम्रदराज अध्यक्ष यही रहे हैं, कौन, दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है। यानी देश का जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिकली रूप से यानी आर्थिक रूप से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन में हमारा प्रकृति प्रदत्त सारी वस्तुएं हो गई। प्रकृति प्रदत्त का मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे हो गया पेड़ पौधे, वायु हो गए, जल हो गए, खनिज हो गए। तो जिसके पास ये ज्यादा होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, उनका विकास तो होता है। दूसरा सवाल था बाजार का आकार, यानी जिस देश का बाजार बहुत बड़ा हो,
बहुत बड़ा। अब बाजार जितना बड़ा होगा इनकम उससे ज्यादा होगा। क्लियर है। उसके बाद है पूंजी का निर्माण। जो देश के लोग, देखिए संसाधन तो दो प्रकार के हम बता देते हैं। संसाधन होते हैं दो प्रकार के, रिसोर्सेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो दो होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपने देख लिया कि जो प्रकृति में मौजूद है, प्रकृति ने दिया है। अब संसाधन, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, संसाधन है क्या। तो देखिए प्रकृति ने तो बहुत सारी वस्तुएं हमें प्रदान की है, लेकिन होता क्या है कि उस वस्तु का प्रयोग जब हम अपने बुद्धि विवेक से करते हैं तो वह हमारे लिए क्या बन जाता है, संसाधन। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। एक तो एक संसाधन हो गए। दूसरा, पेड़ पौधे से हमें क्या प्राप्त होते हैं, लकड़ियां प्राप्त होती है, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो पेड़ पौधे भी हमारे लिए संसाधन हो गए। जल, जल को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब प्यास लगती है तो जल को ग्रहण करते हैं ना, तो जल भी हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन। तो संसाधन हमने दो बताया, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक आपको समझ में आ गई। अब चर्चा करते हैं मानव निर्मित का। तो जैसे देखिए ये बोर्ड, ठीक है ना, कैमरा, लाइट, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। क्लियर है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन भी देश को आर्थिक विकास वो बढ़ाता है, आर्थिक विकास के पथ पर ले जाता है। बाजार का आकार, जितना बड़ा बाजार होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनकम होगा। उसके बाद है पूंजी निर्माण। जिस देश में पैसे ज्यादा आने लगेंगे उसका आर्थिक विकास ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। यानी इन चारों, तीन ऑप्शन इसके ऊपर जो है, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, सभी क्या है, देश के आर्थिक विकास पर के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है ना। यानी देश का आर्थिक विकास इन सबों पर निर्भर होता है, प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, उपयुक्त में से सभी। क्लियर है। डी नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न को लिया जाए। WTO का मुख्यालय कहां है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, जिनेवा। और जिनेवा कहां है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं। जिनेवा कन्वेंशन हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि भैया दो देश आपस में लड़े नहीं, ठीक है ना, हथियार रख करके। जैसे भारत और चीन का भी जो मामला है, तो होता क्या है कि बॉर्डर पर, भारत और चाइना के बॉर्डर पर हथियार लेकर ड्यूटी नहीं करनी होती है। वो किसके तहत, जिनेवा कन्वेंशन यानी जिनेवा समझौते के तहत। तो जिनेवा समझौता, सॉरी, WTO का मुख्यालय कहाँ हो गया, जिनेवा। चलिए न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, यूनिसेफ का। यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ठीक है ना, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। एक है यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को के मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। अब देखिए इन दोनों का कार्य क्या है। यूनिसेफ जो है गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चे जो मतलब शिशु अवस्था में जब होते हैं, उन बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी यूनिसेफ की है। किसकी है, यूनिसेफ की। यूनेस्को जो है विश्व के विरासत स्थलों को वो क्या करता है, सूचीबद्ध करता है। ये दोनों काम, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनिसेफ कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो WTO का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका, जिनेवा। 4 नंबर है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा की आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, सवाल अपने भारत से है। तो मुद्रा कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो RBI करता है। कौन करता है, RBI। तो सब पता ही है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सवाल एक भी बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
की स्थापना कब हुई थी? चलिए, आरबीआई की स्थापना 1935 में, ठीक है ना। स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण, अरे यार, राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, ठीक है ना। अब सवाल होगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ, ओस्बॉर्न स्मिथ, क्या हो गया आज यार, ओस्बॉर्न स्मिथ थे सबसे प्रथम गवर्नर, सबसे पहले गवर्नर आरबीआई के, ओस्बॉर्न स्मिथ। फिर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर प्रथम भारतीय गवर्नर आपके हुए हैं सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949, प्रथम गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ थे, उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। सवाल था मुद्रास्फीति की, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? होगेनकल, शिमला जलप्रपात, जोग, कोटालम? नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल। यह कर्नाटक राज्य में है। कहां है? राज्य है कर्नाटक। किस राज्य में है कुंचिकल? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। अब देखिए, आखिर पूछेगा कि किस नदी पर है, ये भी तो सवाल है, जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी का नाम है, शायद नदी का क्या नाम है, हाँ, वराह नदी। नदी का नाम है वराह नदी, ठीक है ना, नदी का नाम है वराह नदी। अब किस जिला में है? शिमोगा जिला। किस जिला में है ये? शिमोगा। चलिए, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में कोई नहीं है। अगर एक ऑप्शन होता कुंचिकल तो ये हो जाता। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? वराह नदी पर। और जिला कौन सा है? शिमोगा जिला। शिमोगा जिले में यह जलप्रपात स्थित है, वराह नदी पर। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 455 मीटर है। समुद्र तल से 455 मीटर ऊंचा है यह कुंचिकल जलप्रपात। इसके पहले था जोग या गरसोप्पा जिसको कहते हैं, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। देखिए, इसके पहले था ये वाला ऑप्शन, लेकिन वर्तमान समय में कौन है? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन है? यानी सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारतीय राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन हो गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्ट्रेट से जुड़े वाले देश है भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच।
अब ये ना सोच ले कि पाक नाम है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, ठीक है ना। पाक स्टेट किनके किनके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा? तो चावल का कटोरा तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन तो है नहीं, दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन नहीं है, कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अब देखिए ना, चावल का कटोरा क्यों कहा गया? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी जो है ना, सबसे अधिक उपयुक्त होती है धान के लिए। किसके लिए? धान के लिए। धान से चावल प्राप्त होते हैं। यहाँ कहा जाता है कि लगभग 20,000 धान की प्रजातियां पाई जाती, ठीक है ना। धान की प्रजातियां कितनी होती हैं? 20,000। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा गया? छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हाँ, तो पहली बार परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम बार परमाणु का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? युद्ध में अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर, हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया, ठीक है ना। देखिए, जापान पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 बम गिराए थे, परमाणु बम। पहला हिरोशिमा पर, तो पहला बम की बात की गई है तो हिरोशिमा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, दूसरा 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945 ये गिराया गया नागासाकी पर। नागासाकी, दोनों शहर जापान में हैं। दोनों शहर कहाँ स्थित हैं? जापान में। क्लियर है? हिरोशिमा और नागासाकी। अब देखिए, जो पहला बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, और दूसरा का नाम था फैटमैन। यानी जो हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला जो लिटिल बॉय गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया, और दूसरा जो गिराया गया उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। सबसे जहरीली धातु पूछ दे तो प्लूटोनियम, ध्यान रखना है, सबसे जहरीली धातु प्लूटोनियम। आगे बढ़ते हैं। इसमें ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर कहाँ होता है? तो देखिए, हमारे यहाँ वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की परत। तो देखिए, वायुमंडल पहले है क्या? तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं के समूह को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहर चारों तरफ हवाओं का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, और इन गैसों, जब वायुमंडल बन जाता है गैसों के मिलने से, तो इनका लेयर डिवीजन किया गया है। पहला है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। दूसरा है समतापमंडल, समतापमंडल। तीसरा है आयन मंडल। चौथा है मध्यमंडल, और पांचवा है बहिर्मंडल। बहिर मतलब बाहर चले गए अंतरिक्ष में, ठीक है ना। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन,
क्षोभ समताप आयन मध्य और बहिर्मंडल। तो सवाल था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत होता है समताप मंडल का ऊपरी परत। देखिए लेयर जो है ना हवाओं का, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। क्या हो गया? क्षोभ मंडल। चलिए अब यहां से यहां हो गया आपका समताप मंडल। तो जो ओजोन परत है इस समताप मंडल के ऊपरी परत में, समताप मंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है ओजोन परत। वहां पे ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन गैसों का समूह होता है वहां पे, जो पराबैंगनी किरणें हमारे सूर्य से निकल के आती हैं तो ओजोन लेयर से टकराती हैं। ओजोन लेयर टकराने के बाद क्या होती हैं? उसी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगे तो हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। तो सवाल था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के ऊपरी परत में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी? समताप मंडल का ऊपरी परत। अब देखिए क्षोभ मंडल को कहा जाता है, देखिए क्षोभ मंडल के पहले मोटाई समझ ले। तो क्षोभ मंडल की एवरेज मोटाई 13 किलोमीटर है। औसत कितना है? 13 किलोमीटर। ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा से कितनी इसकी मोटाई है? 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। और ध्रुव से इसकी मोटाई है 8 किलोमीटर, ठीक है ना। किसका? क्षोभ मंडल का। इसका समताप मंडल का एवरेज है 50 किलोमीटर। समुद्र तल से कितना ऊंचा? 50 किलोमीटर, ठीक है ना। आयन मंडल का 296 किलोमीटर, सॉरी नहीं, आयन मंडल 92 किलोमीटर है प्रोक्स। कहां से? समुद्र तल से। मध्यमंडल 296, बहिर्मंडल 10,000 लगभग हो जाते हैं। सॉरी, मध्यमंडल 690 होगा और बहिर्मंडल 10,000 से ऊपर। तो बात करते हैं क्षोभ मंडल का। किसका? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की मोटाई कहाँ? भूमध्य रेखा पर 8 किलोमीटर, सॉरी भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। आपका ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर कितना होता है? 8। और औसत देखा जाए तो इसका लेयर होता है 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर। अब देखिए क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं होती है। मौसमी घटना होता है आपका क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं सारे के सारे क्षोभ मंडल में, जैसे बादल का बनना, हवाओं का चलना, बारिश होना, ये सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल हमारे लिए जरूरी है क्योंकि मौसम बदलेगा तो हमारे लिए क्या होंगे? वो बेहतरीन होंगे। चलिए समताप मंडल। अब सवाल होता है, देखिएगा हेलीकॉप्टर देखे होंगे, हेलीकॉप्टर जो उड़ता है पूछेगा किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं, जो जहाज होते हैं वायुयान, वो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो ओजोन परत कहां पाई जाएगी? समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए सवाल यह भी बन सकता है कि राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक गुरु, तो राजेंद्र प्रसाद के राजनीतिक गुरु थे कौन बाबू? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी वही राजेंद्र प्रसाद जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु। सवाल था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, क्लियर है। चलिए लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किन्हें कहा गया? लाला लाजपत राय। और इन्होंने साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इन्होंने इनका विरोध किया था। जो लाठीचार्ज में इनकी क्या हो गई थी? लाहौर में लाठीचार्ज हुई अंग्रेजों के द्वारा, जिनके सर पर इन्हें चोट लगी थी, गंभीर चोट, और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। किन्हें? लाला लाजपत राय की। तब उन्होंने उस समय अपना वचन दिया था
कि मेरे सर पर पड़े लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत के कील साबित होंगे। सवाल कभी कभी पूछ देता है कि किसने कहा था कि मेरे सर पर पड़े लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत के कील साबित होंगे। तो ये कहने वाले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लिया जाए कुछ। अरविंद घोष, अरविंद घोष जी ने लाइफ डिवाइंड नामक पुस्तक की रचना की। लाइफ डिवाइंड नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरविंद घोष। एक है डिवाइंड लाइफ पुस्तक। देखिए दोनों पुस्तक में मिलता जुलता लग रहा है। लाइफ डिवाइंड पुस्तक के लेखक हैं कौन? लाइफ डिवाइंड के अरविंद घोष। और दूसरा है डिवाइंड लाइफ के लेखक है शिवानंद। देखें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। याद रखेंगे लाइफ डिवाइंड अरविंद घोष, डिवाइंड लाइफ शिवानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल संबंधित है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। डीबी यानी डेसिबल। ध्वनि क्या है? जब किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। जब कंपन उत्पन्न होगा तो क्या कहेंगे? ध्वनि। कंपन क्या है? वस्तु में उठने वाला विक्षोभ। वस्तु में उठने वाला विक्षोभ क्या कहलाता है? कंपन। और कंपन क्या है? कंपन के समूह क्या बन जाते हैं? ध्वनि। जैसे हम एक गिलास में अगर चम्मच से मारते तो देखिएगा ना, चम्मच में गिलास में झंझनाहट महसूस होती है, कंपन महसूस होती है, और वही क्या बन जाते हैं? ध्वनि। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमारे पास 3 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। माध्यम कितने हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे अधिक ध्वनि का जो गमन होता है किस माध्यम में होता है? तो सबसे अधिक विचरण करता है यह ठोस माध्यम में, और खास करके इस्पात में। किसमें? इस्पात में। उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। अगर देखिए हवा नहीं हो तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो सकती। हवा के माध्यम से देखे होंगे कभी कभी जो बाजे बजते हैं शादी विवाह के अवसर पर, तो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर चोंगा लगा दिया जाए तो साउंड जो है बहुत दूर तक जाती है। लेकिन उसके विपरीत अगर लगा दिया जाए तो क्या होता है? ज्यादा दूर तक वह ध्वनि दूरी तय नहीं करती। क्लियर है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। और कभी कभी सवाल बनते, देखिए श्रव्य तरंग बता देते हैं वेव। तरंग 2 होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। देखिए प्रकाश पूछता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, यानी यह श्रृंग और गर्त में विचलन करती हैं। ठीक है ना? श्रृंग और गर्त, ऊपर उठा हुआ भाग और नीचे गिरा हुआ भाग गर्त। तो 2 श्रृंग और 2 गर्त, ये हो गया आपका 2 श्रृंग और नीचे से 2 गर्त की बीच की दूरी, 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। 2 श्रृंग और 2 गर्त के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को मात्रे का यूनिट, तरंग दैर्घ्य मात्रे का मतलब मापने का यूनिट क्या है? तरंग दैर्घ्य को मापने का यूनिट है एंगस्ट्रॉम। देखे होंगे ऐसे, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्घ्य क्या है? श्रृंग। देखिए पानी में कभी कभी हम लोग ढेला फेंकते हैं तो देखिएगा पानी में हलचल विक्षोभ होता है ना, इस तरह से ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर उठता है। तो इसी तरह ध्वनि भी हमारी विचलन करती है, उठता है नीचे, फिर उठता है, फिर नीचे, यानी श्रृंग और गर्त में। तो 2 श्रृंग का मतलब जो गड्ढा में गया उसको कहेंगे श्रृंग, जो ऊपर उठ गया उसको क्या कहेंगे? गर्त। या तो 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य,
और तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। अब देखिए, जो ध्वनि होती है वो 3 प्रकार की तरंगों में विभाजित होती है। पहला है अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, दूसरा है श्रव्य तरंग, और तीसरा है आपका पाराश्रव्य तरंग। पाराश्रव्य तरंग, पाराश्रव्य तरंग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे, एरो नीचे जा रहा है मतलब डाउन हो गया। श्रव्य का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और पाराश्रव्य का होता है, कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, पाराश्रव्य का होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। क्लियर है? अपश्रव्य हो गया 20 हर्ट्ज से नीचे, श्रव्य तरंग हो गई 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, और पाराश्रव्य हो गया 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो मनुष्य जो है सुन सकता है कौन सी तरंग? श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकते हैं, और कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक। उससे ज्यादा हम नहीं सुन पाएंगे और 20 से कम हम नहीं सुन पाएंगे। तो जैसे दिल की धड़कन, दिल की धड़कन कैसा तरंग है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? अपश्रव्य में। इसलिए दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। इसको सुनने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? एक यंत्र का, जिसका नाम है स्टेथियोस्कोप। डॉक्टर लोग को देखे होंगे, ऐसे लगाते हैं ना स्टेथियोस्कोप। तो स्टेथियोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को क्या करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है ताकि मनुष्य सुन सके। ठीक है ना? समुद्र में भी ऐसा ही होता है। जैसे समुद्र में पनडुब्बी चल रही है तो कोई दूर पनडुब्बी है, ठीक है ना, तो उसका लोकेशन कैसे पता चलता है? तो इधर से तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, तरंग छोड़ा गया, टकराने के बाद अगर कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगा पानी की सतह पे, तो क्या होगा? तरंगे सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर परावर्तित होकर के आई तो लोग समझ जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो इतनी दूरी पर क्या है? स्थित है। कोई दिक्कत? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। देखिए, बिहार में कुल महाजनपद कितने थे? कुल महाजनपद 16। कुल महाजनपद कितने थे? 16, जिसमें से बिहार में कितने थे? बिहार में 3 महाजनपद हैं। पहला है अंग, दूसरा वज्जी, और तीसरा है मगध। क्लियर? बिहार में कितने महाजनपद? 3, अंग, वज्जी और मगध। अंग की राजधानी थी चंपा। देखिए, अंग के अंतर्गत कौन से क्षेत्र थे? तो अंग महाजनपद के अंतर्गत भागलपुर के क्षेत्र थे। कहाँ के क्षेत्र? भागलपुर पूर्णिया तरफ के क्षेत्र थे। वज्जी में, वज्जी की राजधानी वैशाली, यानी गंगा के अपोजिट साइड में जो है उस सब क्षेत्र था। मगध मिडिल सेंटर था। ठीक है ना? तो बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग, वज्जी और मगध। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी का वैशाली, और मगध का राजधानी गिरिब्रज, राजगृह। ठीक है ना? सवाल था अंग महाजनपद की राजधानी, तो चंपा। चलिए, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल की। कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी, कौशाम्बी ये भी यूपी में है। कौशाम्बी कहां था? वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी का। वत्स कहां? कौशाम्बी किसका है? वत्स का। वत्स की राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की। तो पूछा था सवाल अंग का, तो अंग की राजधानी चंपा। चले आगे पढ़ते हैं। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, हाँ, शांत घाटी इसका शुद्ध हिंदी दिया है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांति घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली केरल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखें। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? TSHUNAAMI।
पूछेगा सुनामी का संकेत क्या है, तो सुनामी का संकेत क्या है बाबू, टी। सुनामी शब्द जो है, सुनामी शब्द यह जापान के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, जापान के द्वारा। सुनामी शब्द जापान के द्वारा दिया गया है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए सुनामी समुद्र में होने वाली हलचल को हम लोग कहते हैं सुनामी। तो समुद्र में हलचल कब पैदा होगा, जब उसकी सतह पर भूकंप आएगा। समुद्र की सतह पर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण जल का जो परत है वो काफी ऊपर उठ जाता है, और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर उठने वाला भूकंप। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए 16 है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय औषध, देखिए औषध और विष दोनों, विष अनुसंधान कहे या औषध अनुसंधान कहे, ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ किस राज्य में है, यूपी की राजधानी है भाई। तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है ना। इमामबाड़ा भी यही है लखनऊ में। देखिए वास्तव में आज भी लखनऊ नवाबों की शहर है। आप कभी लखनऊ जाएं, लखनऊ जो होती है ना, लखनऊ का रास्ता है, क्या बोलते हैं, पंडित दीनदयाल जो रेलवे स्टेशन है उससे उसकी रास्ता एक रास्ता चली जाएगी आपको प्रयागराज, और दूसरी चली जाएगी लखनऊ। तो लखनऊ नवाबों का शहर है, वहां पे जाएंगे, स्टेशन के आगे बाहर निकलेंगे तो लिखा रहता है बड़े बड़े बोर्डों पर, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ठीक है ना। लखनऊ को क्या कहा गया, नवाबों का शहर। और इसी लखनऊ में क्या है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। चलिए दलहन अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक, चलिए मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, यानी मानव का विकास किस तरह से हो रहा है, ये डाटा देने वाले पहले व्यक्ति थे महबूब उल हक। कौन थे बाबू, महबूब उल हक। महबूब उल हक पहले व्यक्ति बने जो मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। अमर्त्य सेन भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था, अमर्त्य सेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। हाँ, कोई कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसका कोटि मतलब कैसा गुण वाला है, इस अच्छे गुण वाला है या गुणवत्ता बताने के लिए किससे उसकी गुणवत्ता बताई जाती है, गुणवत्ता किस पर निर्धारित होती है, तो ISI। ये तो देखे होंगे, ISI जो होता है शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हेलमेट देखे होंगे, मोटरबाइक जब चलाते हैं तो हेलमेट पर ISI मार्का होता है, या बिजली अप्लायंस जो होते हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं, उस पर ISI मार्का होता है। हरित उत्पाद, कृषि उत्पाद, हरित उत्पाद नहीं सर, एग मार्क होगा। क्या हो जाएगा, एग मार्क, पता है ना, ऐसे बना हुआ एग मार्क। क्या होता है, एग मार्क। और सोना आभूषण पर, सोना नहीं कहेंगे, आभूषणों पर, आभूषणों पर गुणवत्ता बताने के लिए क्या होता है, हॉल मार्क होता है, ठीक है ना। यानी हॉलमार्क के द्वारा आभूषणों की गुणवत्ता पता की जाती है। एग मार्क के द्वारा किसी उत्पादों की कोटि प्राप्त की जाती है कि किस कोटि का है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये जो नियम सबसे पहले सरकार के द्वारा कब इसको एक्सेप्ट किया गया, 1948 में। 1948 में कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी दैनिक न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, यह निर्धारण किया गया पहली बार 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था।
इंसुलिन बेंटिंग के द्वारा, बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा किया गया था इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन, जो कहां से निस्रावित होता है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से स्रावित होता है और ब्लड में क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन ना हो तो क्या हो जाएगा? शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेल्टिस। कौन सी बीमारी? डायबिटीज मेल्टिस। इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। देखिए होंगे कोई शुगर पेशेंट होते हैं ना, तो इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में इंजेक्शन, तो इंजेक्शन क्या होता है? उस जो इंजेक्शन में जो दवा भरी होती है वो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन लेने से होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या रहता है? बना रहता है, बैलेंस में रहता है। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई? बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय से एक क्वेश्चन और बनेगा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन है? मिश्रित ग्रंथि तो यही है अपना अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी कौन है? अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है लीवर को, लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय को। देखिए ग्रंथि, ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है, एक ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताया हमने। पहला कौन सा ग्रंथि होगा? सबसे पहली ग्रंथि कौन? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा है बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी। और तीसरा है आपका मिश्रित, तीसरा है आपका मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथि हमारे यहाँ बॉडी में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। जैसे श्वेत ग्रंथि पूछे, श्वेत मतलब पसीने वाली ग्रंथि, तो पसीने वाली ग्रंथि किसके अंतर्गत आएगा? बाह्यस्रावी। सिंपल सा समझ ले, जो ब्लड के कांटेक्ट में है यानी जिससे ब्लड निकल सकता है तो वो क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी। और जिससे ब्लड नहीं आता वो क्या कहलाएंगे? बाह्यस्रावी। जैसे पसीना जब हमारे शरीर से निकलता है त्वचा से, तो क्या कभी ब्लड भी आती है? नहीं। तो कैसी ग्रंथि हो जाएगी ये? बाह्यस्रावी। कौन? श्वेत ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि कैसी होती है? तो अश्रु ग्रंथि होती है बाह्यस्रावी। लार ग्रंथि बाह्यस्रावी, लीवर अंतःस्रावी, अग्नाशय मिश्रित। यानी एक चीज और समझ ले, जिसमें पाइप लगा हो वो क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी। सॉरी, पाइप लगा हो वो हो जाएगा बाह्यस्रावी, जिसमें पाइप ना लगा हो वो अंतःस्रावी। आज जिसमें पाइप भी हो और बिना पाइप के दोनों एक साथ हो तो वो कहलाएंगे मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा इससे, एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक का टीका ढूंढा था। चेचक का टीका, चेचक का टीका या टीके का जनक भी किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। टीके का जनक एडवर्ड जेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो हर कोई पता होगा आप लोगों को, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किन्होंने की? कोलंबस। लेकिन भाई साहब को मरते मरते तक नहीं पता था कि हमने अमेरिका ढूंढा है। तो अमेरिका का सवाल यह भी बनेगा, अमेरिका का विस्तार पूर्वक खोज किसने की? विस्तार पूर्वक खोज, अमेरिका का विस्तार पूर्वक खोज किया गया अमेरिगो, अमेरिगो वेस्टपुस्सी के द्वारा, वेस्टपुस्सी के द्वारा। क्लियर है? अमेरिका का विस्तार से खोज किसने किया? अमेरिगो वेस्टपुस्सी के द्वारा। और इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पे? अमेरिगो वेस्टपुस्सी के नाम पर इस देश का नाम दिया गया अमेरिका। पूछता है कभी कभी सवाल कि अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? अमेरिगो वेस्टपुस्सी, अमेरिगो वेस्टपुस्सी। लेकिन अमेरिका की प्रथम खोज किसने की थी? कोलंबस ने।
कैप्टन कुक है, देखिए सेकंड ऑप्शन, सॉरी तीसरे नंबर, इसका तो उत्तर हो जाएगा 4, अमेरिका की खोज कोलंबस। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किया था किन्होंने? कैप्टन कुक ने। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किन्होंने की? वास्को डी गामा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी। चलिए सूरत होगा ताप्ती नदी, इस सूरत स्थित है। सवाल था आपका नासिक, तो नासिक है गोदावरी नदी, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और पूछेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। दक्षिणी की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी। चलिए, तो सवाल था नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। चलिए, महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कटक, उड़ीसा में है कटक। महानदी के किनारे नासिक हो गया, गोदावरी, सूरत हो गया ताप्ती। कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र स्थित है? दक्षिण कर्नाटक का कुछ राज्य, ओ क्या बोलते हैं उसको, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा लिख देते हैं यहाँ पे। कटक याद रखेंगे, महानदी, कटक महानदी। उसके बाद नासिक है गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। उसके बाद कृष्णा नदी था विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा, विजयवाड़ा कृष्णा। सूरत, सूरत हो गया ताप्ती, ठीक है ना, सूरत ताप्ती। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? हाँ, पेनिसिलिन क्या है पहले तो ये जान लेना जरूरी है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किन्होंने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो बबुआ फफूंद से। किससे? फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन का प्रयोग एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। किसका? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाओं के निर्माण में पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और सवाल होगा कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं? तो पेनिसिलिन प्राप्त होते हैं फफूंद से। किससे? फफूंद से। आगे बढ़ें, चलिए। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का निर्माण होता है आपके लीवर से। पित्त का निर्माण लीवर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत, ठीक है ना। और पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में। पित्त का जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में।
पिताश है। पीत का रंग कैसा होता है? हरा। पीत का रंग हरा। पीत की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति होती है क्षारीय। पीत की प्रकृति क्षारीय। क्लियर है? पीत की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कोई दिक्कत? तो पीत का स्रोत क्या है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र, यानी भूमि से वायु में मार करने वाला है? त्रिशूल। कौन है? त्रिशूल। ठीक है ना। अग्नि हवा से हवा में, ठीक है ना। ब्रह्मोस जो है कहीं मार देता है। तो त्रिशूल जो है प्रक्षेपास्त्र जो है भूमि से वायु में मार करने। प्रक्षेपास्त्र का अर्थ होता है मिसाइल, ध्यान रहे। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व, ठीक है ना। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। और हाँ, शक संवत, ऐसा नहीं तालाब विषय होता है। शक संवत ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी। और शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? कनिष्क। यानी इसका प्रभाव बहुत रहा है। कनिष्क ने चीन के रेशम मार्ग पर सबसे पहले हमला किया और उस पर सफलता पाई थी। किन्होंने? कनिष्क ने, ठीक है ना। चलिए, कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस। और कुषाण वंश के पहले राजा वीम कड़फिसस हुए, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। क्लियर है? चलिए, सवाल है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में, अपने यहाँ शक संवत पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? यानी 1933 तक महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था यंग इंडिया का। यंग इंडिया। यंग इंडिया। चलिए, नौजवान भारत। आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया। हाँ, कुछ ही था, हाँ इसी कुछ था, सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारत सेवक समाज की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यानी विखंडन करते रहने में किस कण की आवश्यकता होती है? तो भैया न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन। देखिए, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का न्यूक्लियस है, यहाँ पे दो कण हैं, पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 गो, दूसरा में 8 गो। फार्मूला है 2n², ठीक है ना। फार्मूला क्या है? 2n², जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या। जैसे देखिए, इसको बांटा गया है KLMN में। नील्स बोर का सिद्धांत था, किनका? नील्स बोर का। तो K को मान लिया जाता है 1 2 3 4। पूछा जाएगा कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो फार्मूला है 2n²। यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, यानी 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर कितना? 2। के ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे? 2। एल में हो जाएंगे 2n²। फार्मूला ही इसमें लगेगा, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 4 कितना हो जाएंगे? 8। चलिए, एम कक्षा में पूछा जाए तो 2n² फार्मूला लगेगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 9 कितना? 18। फिर उसके बाद एन में पूछे तो 2n², 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 16, यानी कितना? 32। यानी के कक्षा में कितने? 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, कोई दिक्कत?
तो देखिए प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। प्रोटॉन पर चार्ज हम ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आपके, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, निगेटिव। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति दल का अध्यक्ष होता है। चलिए आज का सेशन करते हैं।